नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 का पहला अध्याय विज्ञान का। और अध्याय का नाम क्या है बच्चों? अध्याय का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। क्या नाम है बच्चों? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें क्या है? इस पाठ में सबसे पहले हम इसके पाठ का जो नाम है ना, जो अध्याय का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फसल है ना, ये फसल क्या होती है। ठीक है, फसल क्या होती है, उसका उत्पादन कैसे होता है और प्रबंध कैसे होता है। ठीक है, फसल क्या होती है बच्चों? फसल हमें एक ही पैमाने पर बड़ी, ठीक है, एक ही पैमाने पर जो अनेक पौधे उगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो फसल कहलाते हैं। ठीक है, मान लो चाहे एक ही प्रकार के हम गेहूं का पौधा उगाते हैं पूरे खेत में, तो वो क्या होगी? वो भी गेहूं की फसल होगी। ठीक है, अगर हम एक ही किस्म का पौधा हम बाजरे की फसल उगाते हैं तो वो क्या होगी? बाजरे का फसल होगा। ठीक है, उत्पादन क्या होता है? हमें उससे क्या क्या चीज प्राप्त होती है, हम उससे कौन कौन से उत्पादन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से उत्पाद पाते हैं हम। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध हम फसल को किस प्रकार से हम उगाते हैं, किस प्रकार से हम उसका प्रबंध करते हैं। जैसे कि हम किसी फसल को उगाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी को उलटते पुलटते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम बोते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं। ठीक है, उसका प्रबंध किस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, ये पाठ है। तो बच्चों, इस जो अध्याय है इसको ध्यान से देखना, आपको यही के यही सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, तो हम पाठ को शुरू करते हैं। क्या है? हम शुरू करते हैं। तो क्या कहता है ये? ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए थे। ग्रीष्म अवकाश क्या होता है? जब छुट्टियां पड़ती है। ठीक है, उस समय जब छुट्टियां पड़ती है ना, उसको कहते हैं। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। ठीक है, तो खेत में तो क्या होंगे? कृषि करने के ही उत्पादन, मतलब कृषि करने के ही औजार पाएंगे। जैसे कि खुरपी हो गई, खुरपी से क्या करते हैं हम? जो खेतों में क्या जो अनावश्यक जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ते हैं। दराती से भी वही करते हैं। ठीक है, हल क्या होता है? हल जैसे हम खेत को हम बोते हैं। ठीक है, वो होता है हल। फिर आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है ये, आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ, हम पढ़ चुके हैं, 7वीं में पढ़ा था मैंने, 6ठी में भी हमने ये पढ़ा था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। किससे? प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है, क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? हाँ, पता है, प्रकाश संश्लेषित से अपना भोजन प्राप्त करते हैं हरे पौधे। ठीक है, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? इसमें हम जो जंतु होते हैं उनके भोजन का स्रोत पूछा। ठीक है, क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? ये भी एक बात है कि हम भोजन को क्यों खाते हैं। क्यों खाते हैं? हमारे शरीर अच्छा रहे, हमें एनर्जी मिले। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमें जिंदा, मतलब कि हम जीवित ही नहीं रह सकेंगे। ठीक है, ऐसा है। आप जानते हैं कि सभी सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। अगर हम भोजन खाते हैं ना तो हम क्या करते हैं? पाचन करते हैं और श्वसन भी लेते हैं। हमें ऊर्जा, यानी कि हमें भोजन से एनर्जी प्राप्त होती है, एकदम हमें ताकत मिलती है। ठीक है, और क्या बताया इसमें? और बताया है उत्सर्जन। ठीक है, और हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो पौधों से कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे गेहूं का पौधा हो गया, उससे हम गेहूं प्राप्त करते हैं, हम उसकी रोटियां बनाकर खाते हैं। जंतुओं से कैसे प्राप्त करते हैं? जंतुओं से हमें अंडा, मांस ये मिल जाता है, और दूध। ठीक है, दूध भी हम ग्रहण करते हैं, ये हमें सब जंतुओं से मिलता है। फिर आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है ये, क्या कहता है इसमें? आगे कहता है, एक विशाल जनसंख्या का भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंध एवं वितरण आवश्यक है। ठीक है, फिर क्या कहता है? कृषि पद्धतियां यानी कि कृषि को किस किस प्रकार से हम वो करते हैं, इसके बारे में हम बताया गया है। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य घुमंतु थे। ठीक है, घुमंतु यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। यहाँ इस जगह पर खाना मिला तो यहाँ से खाना उठाया और दूसरी जगह पर चल दिए, दूसरी जगह से खाना मिला, वहां से खाना खाया और
और दूसरी जगह चल दिए, ठीक है। यानी कि वो घूमते रहते थे, कहीं पर भी एक जगह स्थिर नहीं थे, उनका आवास एक जगह स्थिर नहीं था। फिर क्या, वे एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे, ठीक है। मैंने बताया था ना, यहाँ पर भोजन मिला, यहाँ पर भोजन खाया और दूसरी जगह पर चल दिए, ठीक है। वहां पर भोजन खाया, वहां से भोजन मिला, फिर दूसरी जगह पर चल दिए, ठीक है। कच्चे फल और सब्जियां खाते थे, ठीक है। वो क्या खाते थे, कच्चे फल खाते थे और सब्जियां यानी कि कच्ची सब्जियां खाते थे। और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। अगर उन्हें भूख लग गई तो वो क्या करते थे, जब कोई जंतु मिल जाता था, उनको दिख जाता था, कोई दिखाई दे जाता था, उसको वो मार कर उसको खाते थे, ठीक है। कालांतर में खेती चावल गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, ठीक है। यानी कि थोड़ा थोड़ा समय बीतता गया, उन्हें समझ में आ गया कि खेती भी हमें करनी चाहिए। तो उन्होंने किस किस प्रकार की खेती की, चावल की खेती और गेहूं की खेती, ठीक है। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। वैसे कैसे कृषि का प्रारंभ हुआ, इस प्रकार से, ठीक है। कुछ समय पश्चात उन्होंने समझ में आ गया कि हमें ये तो नहीं होता, ठीक है। फिर वो एक जगह पर स्थिर हो गए और उन्होंने वहीं पर ही अपनी कृषि करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। आगे क्या कहता है ये, आगे कहता है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने जो पाठ का जो नाम था ना, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जब ही मैंने आपको ये बता दिया था कि फसल किसे कहते हैं, एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर किसी बड़े खेत में उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। आगे क्या है, उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, ठीक है। गेहूं के पौधे अगर हम बड़े पूरे खेत में उगाए तो वो किसकी फसल हो गई, गेहूं की। कपास के पौधे अगर हम पूरे खेत में उगाए तो वो कपास की हो गई, ठीक है। वैसे ही बाजरे का, अगर बाजरे के हम पौधे पूरे खेत में उगाए तो वो फसल बाजरे की हो गई। आगे क्या कहता है ये, आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। हाँ होती हैं, गेहूं, बाजरा, ज्वार, कपास, दालें, सब कुछ अलग अलग, सब्जियां अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे कि अन्य सब्जियां एवं फल, हाँ ये अलग अलग है। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। हाँ, मान लो हम गेहूं को किस मौसम में उगाते हैं, सर्दियों में, और जो बाजरा होता है उसको हम गर्मियों में उगाते हैं, ठीक है। ये अलग अलग फसलों के अलग अलग समय में उगाई जाती है, ठीक है। भारत एक विशाल देश, हाँ बहुत बड़ा देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एवं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। हाँ सही बात है, अगर हमारे क्या है, हमारे दक्षिणी भाग में जाए तो वहां पर थोड़ी सर्दी कम होती है। उत्तरी भाग में जाए, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, तो वहां पर बर्फ पड़ती है, ठीक है। अगर हम पूर्वी भाग में जाए तो वहां पर पहाड़ी एरिया, वहां पर सर्दी कुछ ज्यादा पड़ेगी या फिर कम पड़ेगी, ठीक है। राजस्थानी इलाके में जाए तो सर्दियों में तो सर्दी ज्यादा पड़ती है वहां पर, और गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार, आगे क्या कहता है, विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से, खरीफ फसल, ठीक है। एक तो क्या है, खरीफ फसल, इसकी हम व्याख्या देखते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या दे रखी है इसमें, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में क्या क्या बोया जाता है, जो बाजरा होता है ना, हम कौन सी ऋतु में बोते हैं, वर्षा ऋतु में बोते हैं। कपास को भी हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, ठीक है। जो मक्का होते हैं ना, जो जिसको हम कुकड़ी बोलते हैं, ठीक है, वो भी वर्षा ऋतु में बोई जाती है। आगे क्या कहता है, भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, ठीक है। कब से कब तक, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगला है रबी फसल। शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने फसलें रबी फसलें कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च जो अप्रैल होता है, मार्च अप्रैल, उसमें क्या करती है, उसमें काटी जाती हैं। ये क्या होती है, ये होती है रबी की फसल, ठीक है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है, देखो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अरसी रबी की फसल के उदाहरण है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अरसी रबी की फसल के उदाहरण है, ठीक है। और क्या कहता है ये, खरीफ और रबी की फसल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अक्टूबर से मार्च में कौन सी रबी की फसल, और कहां से, सितंबर से लेकर कहां तक,
जो जून से सितंबर तक खरीफ की, ठीक है। आगे कहता है इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं, ठीक है। दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। फिर क्या कहता है इसमें, आगे पॉइंट है आधारित फसल एवं पद्धतियां, ठीक है। आधारित फसल पद्धतियां ये क्या होती हैं, ये देखते हैं हम क्या होती हैं। देखो, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। हाँ, सही बात है। फसल उगाने के लिए जो किसान होता है वो अलग अलग समय में अलग अलग करता है। जैसे कि सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो फसल को क्या करता है, उगाने से पहले वो जो भूमि होती है ना, जो जिस खेत में वो उगाता है उसको उलट पुलट करता है, फिर क्या उसमें बोता है, फिर उसमें पानी लगाता है। ऐसे बहुत कुछ करने पड़ते हैं उसको, ठीक है। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं, ठीक है। जो माली नहीं करता, जब बागों में जो कोई क्या होता है बगीचा होता है उसमें माली काटता नहीं है, उसको पौधों को सजाता है, कैसे गोल गोल बना देता है, वैसे ये बता रहा है। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दी गई हैं, ठीक है। कृषि पद्धतियां दी गई हैं, देखते हैं कौन कौन सी कृषि पद्धतियां दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना मतलब फसल उगाने से पहले जो मिट्टी को उल्टा पलटा जाता है ना, वो क्या कहता है, मिट्टी तैयार करना, यानी कि अच्छी प्रकार से मिट्टी को तैयार करना, ठीक है। फिर क्या कहता है, फिर होती है बुआई। फिर क्या होती है बुआई, यानी कि खेत में जब मिट्टी को उल्ट पलट के जब अच्छी प्रकार से मिट्टी तैयार हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, फसल को बोते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, खाद एवं उर्वरक देना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें खाद देते हैं और उर्वरक डालते हैं, ठीक है, यानी कि बोने के बाद फसल को। फिर क्या है, सिंचाई। फिर हम सिंचाई, उसमें पानी डालते हैं, इसमें फसल में क्या करते हैं, फिर हम पानी डालते हैं। फिर खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होता है, जो फसल के साथ जो अनावश्यक पौधे होते हैं ना, अनावश्यक जो बेफालतू के जिन्हें बोलते हैं, वो पौधे होते हैं, वो उग जाते हैं और उनसे सुरक्षा, यानी कि उनको एकदम फाड़ के दूसरी तरफ फेंकना, ठीक है। ये क्या होता है, खरपतवार होता है। खरपतवार से सुरक्षा यानी कि अनावश्यक पौधों को उखाड़ कर फेंकना। फिर क्या है, कटाई। उसके बाद हम क्या करते हैं, फसल को काटते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फसल पक जाने के बाद हम उसको काटते हैं। फिर क्या करते हैं, भंडारण। फिर भंडारण क्या होता है, जब हम फसल को काटने के बाद जो सुरक्षित जगह पर उसको रख देते हैं किसी बोरी में डालकर, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको भंडारण, यानी कि अच्छी प्रकार से रखना, ये क्या होता है, भंडारण, ठीक है। ये क्या है, कृषि की पद्धतियां हैं। आगे क्या करना है, अब हमें इन जो पॉइंट है ना, इनको एक एक पॉइंट अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, आपको पहला पॉइंट दिया गया है मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले हम इस बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी को किस प्रकार से हम तैयार करते हैं और कैसे फसल को उगाते हैं। तो देखते हैं, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करते हैं। मिट्टी को पलटना एवं इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। मिट्टी को उलटना पलटना क्या होता है, ये मिट्टी तैयार करना होता है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकते हैं। इससे जो कृषि की जो हमें जो बोने वाले हैं ना, जो फसल बोने वाले हैं, उसकी जड़ है ना काफी गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकते हैं, यानी कि जो हल्की हल्की मिट्टी होती है उसमें जड़ें भी आसानी से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, ठीक है। जो पोली मिट्टी होती है ना, वो आसानी से पौधे की जो जड़ें होती हैं वो श्वसन करने में सहायक होती हैं। तो आगे क्या कहता है बच्चों, आगे कहता है पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। जो मिट्टी के अंदर जो केंचुए और जो क्या रहते हैं सूक्ष्म जीव, जो फसल की वृद्धि करने में सहायक होते हैं, ठीक है, उसमें ये मदद करती है। यह जीव किसानों के मित्र है क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस से बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, ह्यूमस से बनाते हैं। कौन बनाते हैं, ये जो मिट्टी के अंदर जो रहते हैं ना केंचुआ वगैरह, ये है, और ये क्या होते हैं, ये किसान के मित्र होते हैं। फिर आगे क्या कहता है, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है। ये बताया कि मिट्टी को हम सीधे नहीं बो सकते फसल को, मिट्टी को पोला करना ही क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो आप आगे क्या कहता है, ये आगे कहता है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। हाँ, होते हैं। क्या मिट्टी में कुछ जल, खनिज, वायु जैसे पदार्थ ये होते हैं, ठीक है। और क्या कहता है ये, और कहता है इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि मरे हुए पौधे और जंतु भी पाए जाते हैं, पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं, ठीक है। इस प्रक्रम में मृत जीवों में
पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं, ठीक है, यानी कि मिट्टी में ही पाए जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जो ये पोषक पाए जाते हैं ये किसके द्वारा, पौधे के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। जो ऊपर वाली जो परत होती है ना, यही पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम भूमि को उल्टेंगे पलटेंगे तो जो नीचे वाले जो पदार्थ है ना वो क्या आ जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, और ऊपर वाली परत ही सबसे ज्यादा क्या होती है, पौधे की वृद्धि करने में सहायक होती है। पौधे इन पोषक तत्वों द्वारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। किस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर जो क्या थे, जो क्या बोलते हैं हम उनको, अनेक पदार्थ थे जो कि फसल के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, वो ऊपरी परत पर आ जाते हैं और फसल है ना वो ऊपरी पौधे की वृद्धि करने में सहायक होती है। कौन सी, ऊपरी परत, ठीक है, इसलिए हमें उलटना पुलटना अत्यंत महत्वपूर्ण है उसको, भूमि को, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है, ठीक है, यानी कि हम मिट्टी को उलटते हैं और पलटते हैं और उससे जो पोला करने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से रखना। इसे हल चलाकर कर सकते हैं, किससे, हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं, किससे, लकड़ी अथवा लोहे के। आपने देखे भी होंगे हल कैसे होते हैं, ठीक है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, यानी कि मिट्टी अगर सूखी है ना तो उसको पानी मतलब वो चलेगा नहीं हल उसमें, और जो गीली मिट्टी हो जाएगी ना उसमें हल आसानी से चल जाएगा। ये इसलिए कहता है जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े बड़े जिसको हम क्या बोलते हैं, डकरे, ठीक है, बोलते हैं ना, वे हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है, ठीक है, किसकी सहायता से, पाटल की सहायता से, ठीक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक, यानी कि सीधा करना। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, पाटल के द्वारा। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, यानी कि खाद भी दी जाती है पहले। इससे जुताई के समय खाद में मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है, ठीक है, खाद भी दी जाती है और पानी भी दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या है इसमें, आगे क्या है इसमें, आगे है इसमें कृषि औजार। क्या है इसमें, कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। कैसा, भुरभुरा करना आवश्यक है। फिर क्या है, यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, यानी कि बहुत सारे औजार है जिनसे ये कार्य किया जाता है, जैसे हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य के लिए उपयोग और प्रमुख औजार हैं। देखो हल ये रहा, ठीक है, हल क्या है, हल, कल्टीवेटर, हल बैलों से जोते मतलब बैलों से किया जाता है हल, ठीक है, ये सब क्या है इसके प्रमुख औजार हैं। फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें, आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। हल का उपयोग यानी कि प्राचीन समय से, बहुत पहले समय से ही इसका जुताई के लिए भी किया जाता है, खाद उर्वरक डालने के लिए और जोतने के लिए भी किया जाता है और खरपतवार हटाने के लिए, ठीक है। और यह औजार लकड़ी का बना होता है, जैसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है, ठीक है। देखो ये रहा, ये खींच रहे हैं ना, ये क्या है, यही है, ठीक है, ये क्या है, यही है वो। फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें, आगे क्या कहता है इसमें, इसे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं, ठीक है। जो तिकोनी मजबूत पत्ती होती है ना इसे लोहे की, उसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, ठीक है, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं, ठीक है। जो हल का जो लकड़ी का जो लंबा सा भाग होता है ना वो किससे बना होता है, लकड़ी से, जिसे हल शेफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, ठीक है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है, ठीक है, आसानी से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं, यानी कि लोहे के हल बने रहे आजकल, ठीक है,
और क्या कहता है इसमें, और कहता है इसमें कुदाली। कुदाली क्या होती है? यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसको खरपतवार हटाने के लिए और मिट्टी को जो पोला बनता है ना उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी मुड़ी प्लेट, ठीक है, क्या होती है, इसके चौड़ी मुड़ी प्लेट होती है। देखो हल क्या है, ये रहा हल, ठीक है, क्या है हल। और जो ये लोहे का जो ये डंडा है ना, ये डंडा है ये लकड़ी का, इसको कहते हैं हल शिफ्ट। और फाल किसे कहते हैं, फाल देखो ये रही, इसको क्या कहते हैं, इसको फाल कहते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। ठीक है, क्या है ये, देखो ये रही कुदाली। ठीक है, ये क्या है, कुदाली है ये। ठीक है, और ये हैंडल देखो, हैंडल ये रहा। ठीक है, फिर क्या इसमें मुड़ी हुई प्लेट, देखो ये ही रही मुड़ी हुई प्लेट, और ये है जोत। ठीक है, और ये क्या होती है, छड़ होती है। ये कुदाली है, इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, कल्टीवेटर, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। ठीक है, कल्टीवेटर देखो ये रहा कल्टीवेटर, ये रहा। ठीक है, ऐसे की जाती है आजकल खेतों में जुताई। फिर आगे क्या है इसमें, आगे कहता है इसमें बुआई। ठीक है, क्या आ जाती है इसमें आगे, बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, फिर क्या कहता है, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ठीक है, मतलब साफ सुथरे बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा जो उपज दे, सबसे ज्यादा अनाज देते हैं ना, उन्हीं बीजों को वो सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। फिर आगे क्या इसमें, बीजों का चयन। ठीक है, बीजों का चयन क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जो पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं। ठीक है, कुछ बीज पानी में तैरने लग जाते हैं, ये पूछ रहा है इसमें। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। जो हानि पहुंचाने वाले बीज है ना, वो क्या होते हैं, खोखले हो जाते हैं और ये हल्के होते हैं। ठीक है, अतः जल पर तैरने लगते हैं, ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। ठीक है, जो अच्छे बीज होते हैं ना वो पानी के अंदर चले जाएंगे, और जो मतलब कि जो हानि पहुंचाने वाले बीज है ना वो पानी के ऊपर रह जाएंगे। ये एक अच्छी विधि है। पानी में डालकर जो बीजों को रखते हैं ना, जो ऊपर वाले हैं उनको तो अलग कर देते हैं, और जो नीचे रह जाते हैं उनको बोने लगते हैं। ठीक है, बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, क्या है, जानना आवश्यक है। ये क्या है, परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप आकार का होता है। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, इसके अंदर ये डाल रहा है, और ये क्या है, इससे आगे आगे चल जाएगा ये बैल, और ये पीछे पीछे चलता रहेगा, इससे वो बुआई हो जाएगी। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ठीक है, 2 या 3 इसके अंदर डालने से ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं। ठीक है, यानी कि मिट्टी को भेद कर मिट्टी के अंदर जाकर बीज मिट्टी को मतलब कि अलग करके वो बीज अंदर जाते हैं। फिर क्या कहता है इसमें, कहता है पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, आगे कहता है ये फिर है इसमें सील ड्रिल। ठीक है, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल का उपयोग होता है। देखो ये रहा सील ड्रिल। ठीक है, इस प्रकार का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। वह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सील ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है, यानी कि समय भी बचता है और क्या होती है, मजदूरी भी कम होती है। ठीक है, यानी इससे समय बचता है। फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे क्या होता है,
इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा से प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है बच्चों, इसमें आगे कहता है खाद एवं उर्वरक मिलाना, यानी कि फसल को खाद देना और उसमें उर्वरक डालना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी कि मिट्टी में पोषक स्तर, यानी कि उसको फसल को अच्छी प्रकार से हो इसलिए इसको मिलाया जाता है, किसको, खाद और उर्वरक को। फिर आगे क्या कहता है, इसमें आगे कहता है मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है, यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। ठीक है, यानी कि एक फसल की कटाई हुई दूसरी फिर उगा ली, उसकी कटाई हुई फिर दूसरी उगा ली, ऐसे खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। ठीक है, यानी कि हानि हो जाती है और क्या करते हैं, इसमें खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। ठीक है, ये प्रक्रम क्या कहलाता है, खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं, यानी कि अपर्याप्त मतलब कि अपर्याप्त यानी कि ज्यादा या फिर कम देने से पौधे खराब हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, कार्बनिक, जैविक भी हो सकता है ये, जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है, जो पौधे या फिर जंतु के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इनका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक गड्ढे में डाल देते हैं और फिर उसको खुले में छोड़ देते हैं, उसका अपघटन हो जाता है और बाद में इसको खेतों में डाल देते हैं। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। हाँ, पढ़ चुके होंगे, कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा। फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है ये पढ़ना आपको, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। ठीक है, अब 3 गिलास अथवा ऐसे पात्र ही लीजिए, इन पर A, B एवं C निशान लगाइए। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में कुछ मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। फिर क्या कहता है, गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इन्हें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। ठीक है, फिर क्या कहता है ये, फिर कहता है ये 7 से 10 दिनों के बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। यानी ठीक है, तीनों गिलासों में कितनी वृद्धि होती है। फिर क्या कहता है इसमें, फिर कहता है इसमें, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान होती है। ठीक है, किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है। ठीक है, उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। उर्वरक क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। क्या करते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ठीक है, कहाँ किया जाता है, फैक्ट्रियों में। किसका, उर्वरक का उत्पादन। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं, कौन कौन से हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, ये खाद डालने से, ये उर्वरक डालने से। परंतु उर्वरकों में अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यानी कि मिट्टी की जो उगाने की जो क्षमता होती है ना, जो बेहतर फसल को बनाने की क्षमता होती है, वो कम हो जाते हैं। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। यानी कि जल प्रदूषण यानी कि पानी भी प्रदूषित हो गया है, इसका स्रोत बन गए हैं। अतः है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच खेत को कुछ समय के लिए बिना
है उगाए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमें एक बार खेत को खाली छोड़ना चाहिए, ठीक है। और जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है, ठीक है। क्या होती है, इससे पोषकों की पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। क्या होता है फसल चक्रण? यह एक फसल के बाद खेत में दूसरी किस्म की फसल कालांतर क्रम में उगा कर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अब कौन सी फसल उगाई, उसके बाद दूसरी कौन सी उगाएंगे, फिर अगली बार कौन सी, यानी कि अलग अलग फसलों को उगाना, ठीक है। और क्या कहता है इसमें, और कहता है पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एवं एक ऋतु में उगाते थे, ठीक है। फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में, ठीक है। यानी कि जो सरसों है ना, वो पहले क्या करते थे, सरसों, अब और अगली ऋतु में क्या, गेहूं, ठीक है, ऐसे उगाते थे। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षा में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमियम पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं, पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। किसका, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या है इसमें, उर्वरक एवं खाद में अंतर, ठीक है। उर्वरक क्या होता है और खाद क्या होती है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, ठीक है। क्या है ये, मानव निर्मित लवण है। और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक पदार्थ यानी कि भगवान की देन है, जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। जो कहाँ से, गोबर से और पौधे के विघटन यानी कि धरती में जब पौधा गला सड़ जाता है ना, उससे। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ठीक है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद कहाँ बनाई जाती है, खेतों में। फिर क्या, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इससे कम होता है और इससे ज्यादा होता है, ठीक है, ह्यूमस। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कम होते हैं। ये था खाद और उर्वरक में अंतर, ठीक है। ये उर्वरक, ये खाद, ठीक है। ये आपको नोट करना है कॉपी में अच्छी प्रकार से, ठीक है। उर्वरक क्या होते हैं और खाद क्या होती है, ठीक है। इसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, उर्वरक का और खाद का उपयोग हमें कैसे कर सकते हैं। उर्वरक किस प्रकार बेहतर है और खाद किस प्रकार बेहतर है, ठीक है। ये सब हमें बताना है बच्चों, आसानी से आप इसको देख लेना। फिर क्या है इसमें, आगे है इसमें सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं, ठीक है। मैंने ऊपर दिखाया है ना, ये रहा, देखो ये रहा, उर्वरक और खाद में अंतर, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, ठीक है। क्यों अच्छी मानी जाती है ये देखने हम। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता वृद्धि होती है। जल धारण की जो क्षमता होती है ना, जो जल ग्रहण करने की क्षमता, उसमें वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भूरी एवं सरंध्र हो जाती है, ठीक है। मिट्टी मतलब अच्छी हो जाती है और रंध्र भी हो जाते हैं उसमें, जिससे कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। जिसमें जो गैस होती है ना, उसका विनिमय अच्छी प्रकार से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जो जीवाणु होते हैं ना, उसकी क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। क्या है, मिट्टी का गठन सुधर जाता है। फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है इसमें जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, ठीक है। क्या है, प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है, ठीक है। कैसे, गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है, ठीक है। और क्या कहता है इसमें, और कहता है इसमें निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है, ठीक है। यानी एक निश्चित समय में खेत में पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यानी कि गर्मी में जो फसलें होती हैं उसमें पानी देने की जो क्षमता है ना, वो क्या होती है, ज्यादा बार दिया जाता है। और सर्दियों में पानी
कम बार दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों के जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आगे देखते हैं, सिंचाई के स्रोत, कुएं, जलकूप, झील, तालाब, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल स्रोत है। ठीक है, हम किस किस से? कुएं से दे सकते हैं, नलकूप से, और झील तालाब से हम पानी दे सकते हैं, नहर से। देखो ये रहा, ठीक है, ये क्या है? कुआं। इस प्रकार से जल ऐसे इसको गिरा देते हैं और ये खेतों में चला जाता है। और क्या है इसमें? और देखो इस प्रकार से भी जल इस प्रकार से भी दिया जाता है। कैसे? ऐसे करके ऐसे दिया जाता है। और कुएं द्वारा, देखो कुएं से पानी बाल्टी निकाली और इसके अंदर मतलब इसके जमीन के अंदर इसको पानी को डाला और ऐसे सब कहाँ पर चला जाता है। ठीक है, इससे भी कहते हैं। आगे क्या है इसमें? और देखो पानी को किस प्रकार, इस प्रकार से भी खींचा जाता है, ये इसको पानी निकलता रहता है। ठीक है, आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है इसमें सिंचाई के पारंपरिक तरीके, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न है। ठीक है, क्या है ये? देखो मोट, क्या है मोट? क्या होती है मोट? देखो ऐसे किया जाता है, ये मोट है। फिर चेन पंप, चेन पंप देखो ये रहा। ढकेली, ढकेली ये रहा। रहट, क्या है? रहट, देखो रहट ये रहा। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है सिंचाई की आधुनिक विधियां, यानी कि अब कैसे सिंचाई की जाती है। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न प्रकार है। ठीक है, कैसे? छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ठीक है, जल जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे हम खेतों में नोजल नहीं लगाते, वो घूम घूम कर मतलब सभी पौधों में पानी डाल देते। ठीक है, ये क्या है? छिड़काव तंत्र। फिर आगे क्या कहता है? आगे कहता है इसका छिड़काव पौधे पर हर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। ठीक है, पौधे का छिड़काव कैसे होता है? जैसे वर्षा हो रही है, यानी कि हर पौधे पर ये पानी चला जाएगा। छिड़काव लौंग, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोग है। ड्रिप तंत्र, अब हम पढ़ेंगे बच्चों ड्रिप तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ठीक है, कैसे गिरता है? यानी कि पौधों की जड़ों में गिरता है बूंद बूंद करके। अतः है, आगे क्या कहता है इसमें? अतः है इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? ड्रिप तंत्र। देखो छिड़काव तंत्र तो ये रहा। ठीक है, जैसे नोजल लगाते हैं ना, सभी पौधे में छिड़क छिड़क कर पानी जाता है, ये तो क्या है? छिड़काव तंत्र। ठीक है, और क्या बताया इसमें? ड्रिप सिस्टम। देखो ड्रिप सिस्टम ये रहा, ड्रिप तंत्र, यानी कि पौधे के प्रत्येक जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है। ठीक है, बूंद बूंद करके। तो क्या कहता था इसमें कहता है फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए का यह सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। इसमें जल बर्बाद नहीं होता। ठीक है, यानी कि बूंद बूंद करके पौधों में जाता है। किसमें? ड्रिप तंत्र में। आगे क्या कहता है? खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें खरपतवार कहते हैं। जो फसल के साथ अनावश्यक पौधे उग जाए, ठीक है, उन्हें खरपतवार कहते हैं। तो आगे क्या कहता है ये? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं, जो बिना बिल्कुल बेकार हो। ठीक है, जो किसी काम के नहीं हो। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। ठीक है, हम खरपतवार को जो उखाड़ते हैं ना, उनको फाड़ कर अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले होते हैं। तो इसलिए खरपतवार को हटाना क्या है? आवश्यक है। फिर क्या है इसमें?
खरपतवार हटाने के लिए उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। कौन कौन से तरीके अपनाकर देखते हैं। फसल उगाने से पहले खेत में जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। ठीक है, इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूख कर मर जाते, पहले ही वो फाट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। और किस में मिल जाते हैं? मिट्टी में। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़ अथवा भूमि के निकट के से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। यानी कि हम समय समय पर अगर कोई भी फसल के साथ अनावश्यक पौधा उगा हुआ उसको हम उखाड़ते हैं सीधा जड़ से, उसको फेंक देते हैं। ठीक है, यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। किससे? खुरपी या हैरो की सहायता से। आगे क्या कहते हैं इसमें? रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे रसायन आ गए हैं, बहुत सी दवाइयां आ गई जिससे हम खरपतवार को हटा सकते हैं। खरपतवार नाशी कहते हैं जिन्हें। क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी, यानी कि खरपतवार का नाश करने वाला, खरपतवार को उखाड़ने वाला। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, जिससे अनावश्यक पौधे क्या है वो मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती। क्या है? इससे फसल को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। फिर इसमें आगे क्या कहता है? ये आगे कहता है खरपतवार नाशी को जल एवं आवश्यकतानुसार मिलाकर स्प्रेयर की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसे हम स्प्रे नहीं लगाते खेत में, ऐसे इसका छिड़काव करते हैं। ठीक है, किसका? खरपतवार नाशी का। फिर आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है जैसे पहले बताया गया है खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। ठीक है, खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान को स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। खरपतवार नाशी का अगर हम छिड़काव करते हैं स्प्रे का तो किसको? किसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसका प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्हें रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो हम स्प्रे वगैरह का प्रयोग करते हैं ना तो हमें सावधानी से करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए जब हम स्प्रे करते हैं उस समय। फिर आगे क्या कहता है इसमें? आगे कहता है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। यानी कि पूरे फसल तैयार होने के बाद हम फसल को काटते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे दरातन से पात से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने के लिए 3 से 4 महीने का समय लगता है। फसल को पकने के लिए 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। देखो ये दराती, इससे हम क्या काटते हैं? इसे फसल को काटते हैं। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है। मशीन भी आ गई है अब तो, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। किसे क्या? इस मशीन को क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। काटी गई फसल के बीजों, दानों और भूसों से अलग करना इसे थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम फसल को काट लेते हैं, काटने के बाद हम क्या करते हैं? उसको निकलवाते हैं। किससे निकलवाते हैं? थ्रेसर से निकलवाते हैं। तो क्या करते हैं? इसे निकलवाने की यानी कि फसल को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। चित्र 1.8 जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। देखो ये रहा, इसमें फसल कट भी जाती है और अच्छी प्रकार से निकाल भी जाती है। ये क्या है? कंबाइन है। ठीक है, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक, क्या है? फटक क्या होता है? फटक देखते हैं क्या होता है? फटक कर अलग करते। फटक यानी कि ऊपर से फटकार कर, यानी कि ऊपर से फसल को नीचे मारते हैं। ठीक है, वो होता है फटक, उसे अलग करते हैं। आप इसी विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं ना? हाँ, पढ़ चुके होंगे। फिर क्या कहता है इसमें? कटाई पर्व। 3-4 महीनों में कठोर परिश्रम बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करते हैं। यानी कि फसल जब पक जाती है पूरे के पूरे तो किसानों को बहुत अच्छा लगता है, उसके परिश्रम, ठीक है, उसने जितनी मेहनत करती है वो उसके सामने आ गई। ठीक है, यह समय थोड़ा आश्रम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछले ऋतु में प्रयत्न का फल मिलता है। यानी कि पिछले ऋतु में जो प्रयत्न किया था ना उसका फल मिलता है। इसलिए भारत के भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का मनाया जाता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी इस पर्व को मनाते हैं।
कटाई ऋतु के समय साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नवानया एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कुछ त्योहार हैं। फिर क्या है इसमें, आगे है इसमें भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि फसल को काटने के बाद जो गेहूं है ना, उसका हम भंडारण किस प्रकार करते हैं। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखना होगा। हाँ, सही बात है। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। क्या है, नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया है तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। ठीक है, अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। क्या इसमें भंडारण से पहले सुखाना आवश्यक होता है, इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, यानी कि जो बोरे होते हैं ना उनमें करते हैं और बर्तन में करते हैं। परंतु बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलों और भंडारण गृह में किया जाता है। साइलें क्या होती है, जो बड़े बड़े ड्राम होते हैं ना उनमें किसको रखा जाता है, गेहूं को रखा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, साइलें कहते हैं, जिससे उनको आगे क्या कहता है, देखो ये रही साइलें। ठीक है, साइलें कैसी होती है, ये होती है साइलें। जो ड्राम होते हैं इनमें क्या है, इनमें भोजन ना सॉरी इनमें जो भंडारण है, जो अनाज निकाला गया वो रखा जाता है। फिर आगे क्या कहता है इसमें, आगे कहता है खाद्य पदार्थ स्रोत। दूध हमें कहाँ से मिलता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी। ठीक है, इनसे ऐसे ही आपने लिखना है इनमें भी, और कुछ वस्तुएं हमें किन किन से प्राप्त होती हैं। आगे क्या कहता है ये, आगे कहता है ये पीड़ को जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, नीम को सूखी पत्तियों घरों से अनाज के भंडारण में उपयोग किया जाता है। नीम की जो सूखी पत्तियां है ना वो कीड़ों से बचाने में उसकी मदद करती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है, यानी कि रासायनिक भी कुछ रखा जाता है। फिर क्या कहते हैं, इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। मैंने बताया था दूध बकरी ऐसे देती है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो समुद्र, जैसे कि देखो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, ये जो इलाके हैं ना ये समुद्र से सटे हुए हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग किसका उपयोग करते हैं, मछली खाते हैं। ठीक है, किसका, मछली खाते हैं। पिछली कक्षा में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा है कि फसल उत्पादन में के विभिन्न चरण हैं। बीजों का चयन, बुआई, इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे पशुओं को एक साथ रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है। ठीक है, जिसमें विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। मछली के तेल में विटामिन डी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा जो अध्याय था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों अब हम करते हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन है उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ये शब्द हमें इसमें भरने हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की तैयारी होती है। ठीक है, पहले मिट्टी की तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या तैरने लगेंगे। ठीक है, कैसे तैरने लगेंगे, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक होता है। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। खरीफ की फसल कौन कौन सी है, धान और मक्का। रबी की फसल कौन कौन सी है, चना और गेहूं, चना, मटर। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं
सुपर फास्फेट, ठीक है। और कार्बनिक खाद मवेशियों का चारा, ठीक है। ये था क्या है इसमें, ये सही हो जाएगा। अगला क्या है इसमें, निम्न के दो दो उदाहरण लिखिए। खरीफ की फसल के दो उदाहरण लिखिए, रबी की फसल के। मैंने आपको बताया था खरीफ की फसल में धान मक्का उगाया जाता है, रबी में गेहूं और चना उगाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी को हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, किस प्रकार से हम मिट्टी को तैयार करते हैं, ठीक है। और ये आपको सब मैंने आपको पाठ में बताया था, इसको अच्छी प्रकार से आपने लिखना है। ऐसी बुआई है, बुआई के बारे में भी मैंने आपको बताया था, किस प्रकार हम फसल को बोते हैं, ये होती है बुआई। निराई है अगला, निराई के बारे में भी मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया था, ठीक है, निराई क्या होती है। फिर क्या इसमें थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि फसल कटने के बाद जब हम फसल को भूसे से अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये आपको खुद करना है, ठीक है। फिर क्या इसमें अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये भी मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था उसमें बताया था कि खाद और उर्वरक किस प्रकार दोनों से अलग है, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया था ना उसको आप ध्यान से पढ़ लेना, आपको ये क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं। जल संक्षिप्त करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं बच्चों, सिंचाई हम कहते हैं फसल में अगर हम पानी देते हैं ना उसे क्या पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। और सिंचाई की मैंने दो विधि आपको बताई थी, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र जब हम खेत में फसलों में छिड़क मतलब नोजल के द्वारा पानी देते हैं, और ड्रिप तंत्र होता है पौधों की जड़ों में सीधा पानी दिया जाता है, ठीक है। ये भी आपको आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो आपको मैंने बताया था कि जो गेहूं है ना वो किसकी फसल है, रबी की फसल है। अगर हम उसको खरीफ के फसल में उगाएंगे तो खरीफ की जो फसल उगाई जाती है ना, मैंने आपको ये भी बताया जाता है कि ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। अगर हम गेहूं को वर्षा ऋतु में उगाएंगे तो उसकी फसल में, गेहूं की फसल को ज्यादा पानी होने के कारण उसमें क्या होगा, ज्यादा पानी होने के कारण जो फसल है ना वो क्या हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। गेहूं की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और खरीफ की फसल क्या होती है, उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। अगर हम खेत में लगातार फसलों को उगाते रहेंगे, आप भी उगाइए फिर आगे भी उगाएंगे, हम लगातार उगाते रहेंगे तो क्या होगा कि मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व होते हैं ना जो फसल को उगाने में उनको अच्छी किस्म देने के लिए जो उपयुक्त होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। और उर्वरता में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जो भूमि की जो उर्वरता होती है ना उसमें कमी आ जाएगी और भूमि में जो पोषक तत्व है ना वो मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें लगातार फसलें नहीं उगानी चाहिए, हमें अलग अलग फसलें बोनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है इसमें अगला क्वेश्चन है खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार क्या है, खरपतवार क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था जब हमने पाठ को पढ़ा था। तो खरपतवार होता है जब फसल के साथ क्या होता है, फसल के साथ अनावश्यक पौधे उग जाए उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हम किस किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो देखो फसल उगाने से पहले खेत जोतकर, इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, सूख कर मर जाते हैं। फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ, खुरपी आदि की सहायता से पौधों को उखाड़कर खरपतवारी रसायनों का उपयोग करके इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, ठीक है, यानी कि स्प्रे करके खेतों में। फिर क्या इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम गन्ने की फसल के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम खेत की जुताई करेंगे, फिर बुआई करेंगे, ठीक है, इस प्रकार हमें लिखना है। तो पहले हमें मिट्टी तैयार करेंगे, फिर जुताई करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम खाद नहीं देंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें बुआई करेंगे, और बुआई के बाद क्या करेंगे, बुआई के बाद हम खाद देंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम सिंचाई और फिर कटाई और बाद में हम फसल को चीनी मिल में भेजेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर ये देखो ये दे रखा
मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई, बुआई, खाद देना, सिंचाई, कटाई और चीनी फसल को चीनी मिल में भेजना। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। आगे कल अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे, तो हमें ऊपर से नीचे की ओर आना है। ठीक है, इन बॉक्सों में हमें भरना है कि क्या क्या आएगा। ठीक है, इनमें हमें ये भरना है। तो क्या आएगा, सिंचाई का एक संक्षिप्त, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका है। तो क्या है, इसमें आ जाएगा रहट। क्या है ये, रहट। बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, तो यहाँ पर आ जाएगा पशुपालन। फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, खरीफ की फसल। फसल पक जाने के बाद काटना, कटाई। बाएं से दाएं। ठीक है, अब हमें ऐसे भरना है। ठीक है, ऐसे भरना है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, रबी की फसल। एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, फसल। 5 का है, रासायनिक पदार्थ जो पौधे को पोषक प्रदान करते हैं, उर्वरक। ठीक है, और है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, निराई। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो आज का अध्याय था वो कौन सा था, वो था फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ये हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। बच्चों अगर इस पाठ से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगली वीडियो में हम करेंगे इसका अगला अध्याय। कौन सा करेंगे, हम अगला अध्याय करेंगे। तो बच्चों क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और क्लास को लाइक करना। और बच्चों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम आपको विज्ञान से संबंधित जितने भी क्लासें बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।